नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात महाराष्ट्र की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। फिर इसकी एक वजह यह भी है कि इंडी गठबंधन का तंबू जिन कुछ राज्यों पर टिका हुआ है उसमें एक महाराष्ट्र भी है। तो यहाँ क्या कुछ होने जा रहा है? क्या यहां पर भाजपा गठबंधन अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगा, यानी क्या 41 सीटें वो हासिल कर पाएगा, या फिर भाजपा गठबंधन का जो नया टारगेट है 45 प्लस वहां तक पहुंचेगा? ये जानना बड़ा जरूरी है। और उन सब के बीच महाविकास अघाड़ी का क्या हाल रहेगा उसे देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को लेकर लुटियन टीले पर एक हवा तो बनाई जा रही है। अब वो हवाई ही है या फिर जमीन पर भी कुछ है, उसको थोड़ा समझते हैं, फिर आते हैं कि भाजपा गठबंधन 45 प्लस के मिशन पर पहुंच पाएगा या उससे नीचे रह जाएगा। लेकिन पहले महाविकास अघाड़ी देखिए। जो महाविकास अघाड़ी 2.5 साल पहले था वो जाहिर तौर पर बड़ी मजबूत स्थिति में था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो महाविकास अघाड़ी है वो महाविकास अघाड़ी टूटा फूटा है। ना कांग्रेस के पास उस तरह का जोर है और ना उद्धव ठाकरे के पास उस तरह का जनाधार, और पवार साहब के पास तो कुछ बचा नहीं। और आप देखिए ये बातें जाहिर भी हो चुकी हैं जब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं 5वें चरण की वोटिंग में, वही लास्ट वोटिंग थी महाराष्ट्र की, कि देखिए मतदान धीरे कराया जा रहा है, हमारे लोग जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। यानी जब आप ईवीएम को कोसने लगते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव की दिशा और दशा क्या है। फिर पवार साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग जो है मर्ज कर लेंगे 4 जून के बाद। तो यह मर्जर इस बात का संकेत था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और जिस कांग्रेस को वहां माना जा रहा था कि वो इमर्ज करेगी, तो उसके सारे नेता आप एक तरह से कहें वो सब छोड़ छोड़ के भाजपा में चले गए। तो इमर्ज वाला तो कोई मसला है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अभी जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र में, उसके पास कुल जमा अगर आप देखेंगे तो 30% से ज्यादा वोट नहीं। अब आप कहेंगे ये आप कैसे कर रहे हैं? तो साहब 15-16% आप रख लीजिए कांग्रेस का, और उद्धव ठाकरे जब शिवसेना हुआ करती थी तो उसके पास 16% वोट हुआ करता था। तो अब उद्धव ठाकरे के पास कोई 5-6% बचा हुआ है। यही हाल पवार साहब का है। तो इन लोगों के पास कुछ है नहीं। हाँ, ये कहा जा रहा है कि लहर है, जरूर सहानुभूति की लहर होगी, लेकिन वो लहर वोट में बदल रही है ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए हुआ क्या है, जो सबसे बड़ा संकट इन लोगों के सामने आया है कि सबको अपना निशान मिला है। अब जो एनसीपी का वोटर है वो घड़ी पहचानता है, वो पवार साहब का निशान तो पहचानता नहीं है। जो शिवसेना का वोटर है वो मसाल खोजने नहीं जाता है, वो धनुष बाण खोजने जा रहा है। तो देखिए भाजपा 30 सीटों पर लड़ रही है तो वहां संकट नहीं है, ना हिंदुत्व के समर्थकों को और ना भाजपा के मानने वालों को। वहां कमल का फूल है, वो दबा के आ रहे हैं। लेकिन जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, यानी जहां एक तरफ धनुष बाण है एक तरफ मसाल है, अब जो लोग जाएगा वो धनुष बाण दबा कर आएगा, भले ही सहानुभूति की लहर चल रही हो। सहानुभूति की लहर एक अलग मसला है और बटन दबाना एक अलग मसला है। और बटन दबाने वाले मसले में उद्धव ठाकरे हो या फिर पवार साहब, ये लोग औंधे मुंह गिर रहे हैं। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस दरमियान हमारी कई लोगों से बात हुई महाराष्ट्र में। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हमको निजी तौर पर यह बताया कि वो जिस सीट से, मुंबई में जिस सीट पर वो रहते हैं, वहां वोटिंग जो होनी थी तो वोटिंग के दिन वो अपना वोट डालने गए। उन्होंने कहा कि वहां पर हो क्या रहा है कि जो शिवसेना का वोटर है वो धनुष बाण खोज रहा है, और पता चल रहा है कि अभी तो जो उद्धव ठाकरे को है उनको संभवतः मसाल मिली हुई है। तो अब उसको इस बात का अंदाजा नहीं कि क्या है, एक बात। दूसरी बात, जो शिवसेना का वोटर है वो पंजे पर जाएगा, इसमें संशय है। यानी जो ठाकरे साहब को भी मानता है, उद्धव ठाकरे को, वो पंजे पर जाएगा, इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है। और ये स्थिति जमीन पर दिखाई दे रही। हाँ, स्टूडियो में नहीं दिखाई देगी। वो लोग जो लुटियन टीले पर माहौल बना रहे हैं
वहां नहीं दिखाई देगी। लेकिन जमीन पर यह स्थिति है कि जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं, वहां परिस्थितियां अलग हैं और उन परिस्थितियों में अपर हैंड धनुष बाण है, यानी जो चुनाव चिन्ह शिवसेना के पास है, एकनाथ शिंदे के पास। इसी तरह से बात जब घड़ी की आती है तो एनसीपी में अपर हैंड दिखाई देते हैं अजीत पवार। यहां तक कहा जा रहा है कि बारामती भी पवार साहब हार रहे हैं, ये स्थिति है। तो इसलिए आप अगर देखें तो वहां पर जो महाविकास अघाड़ी है, इसको बमुश्किल 8-10 सीटें मिल जाए तो बहुत है, उससे ज्यादा कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। अब बात अगर आप भाजपा की करेंगे तो देखिए, भाजपा गठबंधन या 45+ के लिए लड़ रहा था। 45+ तो मुश्किल है, लेकिन हां यह जरूर है कि 40 से 42 सीटें भाजपा गठबंधन को आ सकती है। और उसका कारण है, पहली चीज कहा गया कि साहब मराठवाड़ा जो है वो भाजपा से नाराज है। अशोक चौहान को लगाया गया था स्पेशली मराठवाड़ा की 8 जो लोकसभा सीटें हैं उनके लिए, जिसमें वो गांव स्तर पर तमाम सरपंचों से मिले। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि आप इन वोटरों को कन्विंस करिए कि इन्हें क्यों भाजपा के साथ आना चाहिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो ओबीसी का चंक है, उस ओबीसी के चंक को प्रधानमंत्री ने बड़े करीने से एड्रेस किया। और जिस तरह से कर्नाटक में ओबीसी के कोटे में ये जो आरक्षण वाला मसला है, मुस्लिम आरक्षण वाली जो बात हुई है, ये देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र ये ज्यादा दूर तो है नहीं, खास तौर से कर्नाटक से सटा हुआ महाराष्ट्र का इलाका। तो यहां पर एक हलचल हुई है जो कुछ कर्नाटक में किया गया है आरक्षण को लेकर। तो कहा जा रहा है कि इस बात का भी डर है, और ये जो डर है उसने वहां जो ओबीसी मतदाता उसको और लामबंद किया है भाजपा के पक्ष में। तो एक ये चीज जो है वहां पर देखने में आई है। यहां जो समस्या असल में भाजपा के सामने है वो है ये जो नासिक वाला बेल्ट है, जहां पर प्याज वाला मसला है। ये जो प्याज बेल्ट है यहां पर इनको दिक्कत है, और ये मैनेज कितना हुआ है ये जाहिर सी बात है कि तय होगा 4 जून को। अगर ये ठीक से मैनेज हो गया होगा तो आप मानकर चलिए कि 45 जो भाजपा सोच रही है वहां तक वो पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये जो प्याज वाले किसान है इनकी नाराजगी अगर ये मैनेज नहीं हो पाई है तो फिर तब तो आप मान के चलिए कि ये 35 से 40 के बीच में रहेंगे, यानी एनडीए गठबंधन। वो उसका कारण यह है कि प्याज का इन लोगों ने निर्यात वगैरह पे संभवतः रोक लगा दी गई है। और देखिए ये सिर्फ एक कारण है, बाकी मराठाओं को भी मनाने की कोशिश है, ओबीसी को अपनी तरफ लाने की जो कवायद है उसको हम आपको बता ही चुके हैं। एक जो बड़ी चीज हुई है वो ये कि भाजपा का अपना जो वोटर है वो वहां पर मत प्रतिशत बढ़ा है। तकरीबन आज के समय में भाजपा के पास वहां 34 से 35% मत है। अब आप कहेंगे कैसे? तो हुआ यूं है कि आप 2019 में देखेंगे तो भाजपा के पास 27% वोट है और 6% बढ़ा है किसका? शिवसेना का पारंपरिक तौर से 16% वोट है। तो जो 6% उनका बढ़ा है, जो 21-21.5% दिखाई दे रहा है, उसका कारण यह है कि 2019 में गठबंधन में लोग लड़े थे तो भाजपा का वोट जो है वो शिवसेना को मिला, इसलिए शिवसेना का वोट बढ़ गया है। और अगर आप कुल देखें तो इस लिहाज से तो तकरीबन 32-34, चूंकि वो 6% आप भाजपा में जोड़ दें। अब आप कहेंगे कि अच्छा 2014 में क्या हुआ था? साहब 2014 भी आप देख लीजिए, आप विधानसभा भी देख लीजिए। विधानसभा में आप पाएंगे कि 27-28% के आसपास वोट भाजपा का रहा, अकेले लड़ने पर भी। 2014 का चुनाव अकेले लड़ा गया था। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि यहां पर तकरीबन 27-28% वोट स्टेगनेंट रहा है, 2019 में बढ़ा है और इस लिहाज से वो तकरीबन 34-35% वोट हो गया है। और जिस तरह से शिवसेना बिखरी है और खास तौर से इस आधार पर कि साहब हिंदुत्व वाला धड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, तो यहां पर उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है और ना ही उधर पवार साहब के पास कुछ बचा है। उसके बरक्स भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बता रही हैं
कि यहां पर ये लोग अब ढेर हो चुके हैं।